नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का आज भारत बंद। रेल, सड़क, मार्केट सभी रहेंगे बंद। दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का कर दिया है किसानों ने ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से मुंबई में बिगड़ रहे हैं हालात, क्या लग जाएगा लॉकडाउन, मेयर ने दिए हैं बड़े संकेत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों को तबादले कर दें तब भी टीएमसी की होगी जीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों का आज भारत बंद। रेल, सड़क, मार्केट सभी रहेंगे बंद। दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष के 4 माह पूरे होने पर अब किसान संयुक्त मोर्चा ने आज 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। आज शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यह बंद रहेगा। इस दौरान देश भर की सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान सभी बंद रहेंगे। साथ ही सभी छोटी व बड़ी सड़कें और ट्रेनों को जाम करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने सिर्फ एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद रखने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल सिंह के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष को आज 26 मार्च को 4 माह पूरे हो रहे हैं। इस पर किसान मोर्चा ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम किसान, मजदूर व छात्र संगठनों, बार संघ, राजनीतिक दलों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। दर्शनपाल ने कहा है कि तमाम छोटी और बड़ी सड़कों के बंद रखने के साथ साथ ट्रेनों को भी जाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ किया है कि भारत बंद का प्रभाव दिल्ली के भीतर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है वह सड़कें पहले से ही बंद हैं, लेकिन इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खुले हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली के जो रास्ते खुले हुए हैं उनका आवागमन बंद होने की वजह से लोगों को आज भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर पाल ने बताया कि जिन मांगों को लेकर भारत बंद किया जा रहा है उनमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी व खरीद पर कानून बनाने, किसानों पर किए गए सभी पुलिस केस रद्द करने, बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस कराने और डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को कम करने की मांगी प्रमुख रूप से शामिल हैं। मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी नागरिकों से अपील की है कि वह इस दौरान शांति बनाकर बंद को सफल बनाएं, किसी प्रकार की अनावश्यक बहस में ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह किसानों के सब्र का ही परिणाम है कि आंदोलन इतना लंबा चला है। उन्होंने कहा कि हमें निरंतर इस संघर्ष में सफलता मिल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मुंबई में बिगड़ रहे हालात, क्या लगेगा लॉकडाउन, मेयर ने दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, मुंबई शहर में कोरोना के बिगड़ते हालात एक बार फिर गंभीर स्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीते सप्ताह के दौरान शहर में कोरोना महामारी के सभी रिकॉर्ड चिंताजनक रूप से टूटे। रोजाना आने वाले नए संक्रमण मामलों से शहर के हालात बेहद बुरी स्थिति में दिख रहे हैं। इसके संकेत शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिए हैं। उन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने की वजह से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार ज्यादातर मामले बहुमंजिला इमारतों से आ रहे हैं। लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन के नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ रहा है। इससे पहले मुंबई में बुधवार को 5185 केस सामने आए। महामारी की शुरुआत होने के बाद से यह पहली बार है कि वायरस से बुरी तरह प्रभावित शीर्ष 10 जिलों में शामिल मुंबई में 5000 से ज्यादा केस आए हैं। मुंबई में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,74,641 हो गई है। बीएमसी द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद भी मुंबई में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीएमसी ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों पर होने वाले होली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मॉल जाने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य तक कर दिया है। मुंबई का कोविड हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रशासन ने जुहू बीच को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई हुई है। महाराष्ट्र में बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 25,64,881 हो गई है। इससे पहले राज्य में 21 मार्च को संक्रमण के सबसे अधिक 30,535 मामले सामने आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर दे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। जी हां दोस्तों,
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री बनर्जी ने गत दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दांतन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा लगता है मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कह रही हूं, भले आप सभी का तबादला कर दें, इससे हमारी जीत प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में निर्वाचन आयोग के लिए अगाध सम्मान है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से सवाल करना चाहती हूं कि आखिर क्यों लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के दौरान पुलिस बलों का नियंत्रण केंद्र के हाथों में होता है, क्यों नहीं ये निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग उनकी सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है और चुनौती दी कि आयोग उन्हें नोटिस भेजे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे 10 चिट्ठी भेजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि क्यों भाजपा के सभी निर्देशों का अनुपालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा द्वारा अधिकारियों को हटाने की मांग पर कथित रूप से तुरंत कार्रवाई क्यों करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय दल हैं, कई अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह से खत्म हो जाएंगी तो यह आपकी गलतफहमी है। भाजपा मुकाबला हार चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुकाबला हार चुकी है, इसलिए अधिकारियों को बदलने का खेल शुरू किया है। अधिकारी नहीं मतदान करते बल्कि जनता मतदान करती है। तृणमूल प्रमुख ने लोगों से कहा कि वे पड़ोसी राज्य उड़ीसा से मत को लूटने के लिए लोगों को लाने वालों से सावधान रहें। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी कुछ दिनों से आरोप लगा रही हैं कि उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में धांधली कराने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पास पुख्ता सूचना है कि उस पार्टी को जीत दिलाने के लिए उड़ीसा से लोग लाए जा रहे हैं जो मत के बदले पैसे की पेश कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार ने किया अयोध्या की मुफ्त सैर कराने का वादा, इलेक्शन कमीशन ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, राज्य की पंडाबेश्वर सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को मतदाताओं से चुनाव जीतने के बाद उन्हें अयोध्या में भगवान राम के मंदिर कराने का वादा करना महंगा पड़ा और उन्हें निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तिवारी ने यह वादा 2 जगह किया। पहली बार 21 मार्च को हरिपुर में एक जनसभा के दौरान और फिर पार्टी की एक सभा में। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपने जवाब में तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे वादे करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने अनभिज्ञ होने के लिए भी निर्वाचन आयोग से माफी मांगी। टीएमसी ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को की शिकायत। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपने जवाब में तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे वादे करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने अनभिज्ञ होने के लिए भी निर्वाचन आयोग से माफी मांगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार गुरुवार को शाम 5 बजे थम गया। इन सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा। पहले चरण की 30 सीटें आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में फैली हुई है। इन क्षेत्रों को एक समय वाम दलों के प्रभाव वाला माना जाता था। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरती दिख रही बीजेपी के बड़े नेताओं ने पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में रैलियों को संबोधित किया और सुनार बांग्ला बनाने के लिए वास्तविक बदलाव लाने का वादा किया। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी का विकल्प, मनीष सिसोदिया की राय। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां काफी अधिक हो गई। इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के करीब सभी दलों ने विरोध जताया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के विकास कार्यों और जनता में लगातार बढ़ते विश्वास से भयभीत हो गई है। अब देश जान गया है कि पीएम मोदी का सही विकल्प अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। कहा, अरविंद केजरीवाल जनता से किए अपने सभी वादे पूरे कर रहे हैं। वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, केवल वादे नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार फेल हो गई है। वह जब खुद कुछ नहीं कर पाती तो दूसरों को परेशान करने लगती है।
पीएम मोदी दिल्ली सरकार के सभी अच्छे कामों में बाधा डालने में लगे हैं। जब उसमें भी सफल नहीं हो पाए तो वे दिल्ली सरकार के अधिकार ही खत्म करने में लग गए। इसके लिए वे कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इसे देख रही है, वह इसको सहन नहीं करेगी और केंद्र की भाजपा सरकार जोरदार आवाज से सबक सिखाएगी। वे बोले कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 पास होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सीएम केजरीवाल ने इस कानून के पास होने पर कहा था कि यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को सत्ता वापस दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए जीएनसीटीडी बिल के माध्यम से जनता से चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीन रही है। उपराज्यपाल के हाथ में सत्ता सौंपने के खिलाफ दिल्ली की जनता जोरदार लड़ाई लड़े। करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी, यह हिटलर का जर्मनी नहीं है। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ रहे आर्थिक और सैनिक संबंध को भारत की कूटनीतिक असफलता करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संकट को सुलझाने में देरी से केंद्र सरकार पाकिस्तान को राज्य में बढ़ रही बेचैनी का फायदा उठाने की इजाजत दे रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कृषि कानून रद्द किए जाएं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार को हट और अहंकार छोड़ने और तुरंत कृषि कानून वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह हिटलर का जर्मनी नहीं और न ही माओ जेडोंग का चीन है, लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। कैप्टन ने कहा कि आप यह क्यों नहीं सोचते कि ऐसे दौर में पाकिस्तान क्या करेगा। मुख्यमंत्री ने इतिहास से सबक सीखने पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान पंजाब में नौजवानों में पाई जा रही नाराजगी का फायदा उठाएगा, जैसा वह करता आया है। किसानों का आंदोलन तेज होने के बाद ड्रोनों द्वारा पंजाब में हथियारों की तस्करी बढ़ने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या दिल्ली सो रही है। राजनीति में अपने 52 वर्षों के तजुर्बे का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद के सिर उठाने का दौर भी देखा है और पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध के कारण आज स्थिति बहुत खराब है, जो भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा बेशक भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने में समर्थ है, लेकिन सवाल तो यह है कि भारत सरकार मुल्क के दो बड़े दुश्मनों को एकजुट होने की इजाजत क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि जंग होती है और पाकिस्तान व चीन एक हो जाएंगे और पंजाब जंग के मोर्चे पर होगा, क्योंकि इसकी पाकिस्तान से 600 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ बड़ा घोटाला, सीबीआई ने बताया हजारों करोड़ की हेरफेर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक घोटाले का खुलासा किया है, जिसके बाद आर्थिक संकट में घिरी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वधवान और धीरज वधवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों भाई इस समय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद हैं। सीबीआई के अनुसार कपिल और धीरज वधावन ने टीप फर्जी व काल्पनिक होम लोन मंजूर किए हैं। साथ ही इसके लिए पीएमएवाई के तहत सरकार से 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी हासिल कर ली। सीबीआई का कहना है कि दिसंबर 2018 में डीएचएफएल ने अपने निवेशकों को पीएमएवाई के तहत 88,651 होम लोन जारी करने और इनके बदले सरकार से 539.4 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी हासिल करने की जानकारी दी। डीएचएफएल ने निवेशकों से 1347.8 करोड़ रुपए की सब्सिडी बकाया होने की बात कही। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में डीएचएफएल ने वाधवन बंधुओं ने 2.6 लाख फर्जी हाउसिंग लोन अकाउंट खोले, जिनमें से अधिकतर पीएम आवास योजना के तहत खोले गए। इसके बाद वाधवन बंधुओं ने डीएचएफएल की काल्पनिक शाखाओं से सरकार से सब्सिडी क्लेम कर ली। यह सारा घोटाला मुंबई के बांद्रा स्थित डीएचएफएल शाखा में किया गया। सीबीआई ने जानकारी दी कि बांद्रा शाखा में खोले गए खातों से साल 2007 से 2019 के बीच करीब 14,046 करोड़ रुपए का होम लोन मंजूर किया गया। इसमें 11,755 करोड़ रुपए का लोन नकली कंपनियों से दिखाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा, कहा फैमिली जैसे लक्षण नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अक्सर निशाना साधने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गुरुवार को कहा कि अब वो आरएसएस संघ परिवार नहीं कहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करते हुए कहा है, मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर हमला बोला था। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुए एक संवाद के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आरएसएस अपने द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को इस्तेमाल विश्व के बारे में एक विशेष विचार को आगे बढ़ाती है, जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी मदरसे
उत्कर्षा कहते हैं। इससे पहले जनवरी के महीने में तमिलनाडु में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा का पैतृक संगठन तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता और इसका फैसला राज्य की जनता एवं इसके युवा करेंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी आरएसएस को निशाना बनाते रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में राज्यपाल की एंट्री, परमबीर के लेटर पर उद्धव सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाला है। हालांकि इस मुलाकात से पहले राजभवन की ओर से बताया गया कि राज्यपाल कोश्यारी शहर में नहीं है और न ही किसी को मिलने को समय दिया गया है। इस बीच खबर है कि राज्यपाल ने आज परमबीर सिंह के लेटर पर सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। गौरतलब है कि 100 करोड़ की वसूली केस में बीजेपी ने गवर्नर से दखल की गुहार लगाई थी। इसके बाद आज उद्धव ठाकरे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर से मिलने वाले हैं। इसमें कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी शामिल होंगे। उद्धव गवर्नर के सामने ताजा विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। कल बीजेपी ने गवर्नर से मुलाकात करके कई आरोप लगाए थे। कल हुई थी कैबिनेट की बैठक। महाराष्ट्र में लेटर बम के बाद आए सियासी भूचाल के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार की कल पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत अन्य मंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट बैठक के बाद सभी अधिकारियों को बाहर कर मंत्रियों की अलग से बैठक भी हुई। यह राज्यों में लेटर बम के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। यह बैठक करीब 45 मिनट चली। अनिल देशमुख ने की जांच की मांग। कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है, परमबीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर दूध का दूध पानी का पानी करने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की थी। अगर वे जांच का आदेश देते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इस पत्र में अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। यह वसूली पब और बार से की जानी थी। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी लीक हो गई और इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 तक किसान आंदोलन चलाना पड़ा तो चलाएंगे, कक्का जी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन किसानों की आजादी की लड़ाई है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने 2024 तक किसान आंदोलन चलाना पड़ा तो चलाया जाएगा। इस आशय की बात राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने सिवानी दशहरा मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में कही। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों की बारीकियां व दुष्प्रभावों की जानकारी उपस्थित किसानों को दी। कक्का जी ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों को आधे दाम पर उपज बेचने मजबूर होना पड़ा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी के आधे 600 से 1000 रुपए में फसल बेचनी पड़ी है। देश में सभी जगह किसानों को नए कृषि कानून लागू होने पर नुकसान उठाना पड़ा है। मक्का, मूंग, उड़द, चना सहित सभी फसलें व्यापारी औने पौने दाम पर किसानों से खरीद कर गोदाम भर रहे हैं। यदि एमएसपी लागू हो जाएगा तो व्यापारी कम दाम पर किसानों की उपज नहीं खरीद सकेगा। ऐसा करने पर व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और बची राशि की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार इसे लागू करने से बच रही है। आंदोलन को किया बदनाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले किसान आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बताया गया, बाद में इसे मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन कहा गया, फिर किसानों को खालिस्तानी कहा गया। इसके बाद आंदोलन को विदेशी फंडिंग से संचालित होना बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर शुरू हुआ अहिंसावादी किसान आंदोलन लड़ाई पूरी होने तक जारी रहेगा। किसानों के लिए आंदोलन फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में किसान महापंचायतें कर रहे राकेश टिकैत ने कहा, फिर दिल्ली में घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ने होंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 100 से ज्यादा वक्त बीत गया है। सरकार और किसानों के बीच कोई भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिर से दिल्ली में घुसना होगा। बुधवार को राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। बता दें, राकेश टिकैत पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। मंगलवार को जयपुर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों को जात धर्म में बांटना, लेकिन अब अन्नदाता बंटने वाले नहीं हैं और जरूरत इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बंटने वाले नहीं हैं। किसानों से जब कहा जाए उन्हें तभी दिल्ली की तरफ चलना होगा। दिल्ली के बैरिकेड फिर तोड़ने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। हम कहीं पर भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेचकर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेचकर दिखाएंगे।
दिखाएंगे और संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं, किसानों को जागना पड़ेगा। खासकर युवा साथियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप चलो, बढ़ो, जागो, उठो और लड़ो। उन्होंने कहा कि इस देश में जय श्री राम और जय भीम के नारे इकट्ठे लगेंगे तभी देश बचेगा, वरना देश लुट गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल ओपिनियन पोल आ गया। बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल, बीजेपी को लगा करारा झटका। जानिए किसे कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होने में महज कुछ दिनों का समय ही बचा हुआ है। इन राज्यों में जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें हैं वह पश्चिम बंगाल है। बंगाल में 27 मार्च से वोटिंग शुरू होने जा रही है, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगी। बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है, तो वहीं बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। हालांकि ओपिनियन पोल्स की माने, जिसे उसने फाइनल ओपिनियन पोल बताया है। ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी हैट्रिक बनाने जा रही हैं। मालूम हो कि बीते दिन एबीपी न्यूज ने एक और सर्वे एजेंसी सीएनएक्स के साथ मिलकर सर्वे किया था, जिसमें ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा था। फाइनल ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की बल्ले बल्ले। एबीपी न्यूज से वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार करते हुए दिखाई दे रही है। राज्य की विधानसभा में 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 का है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को इस बार 152 से 168 सीटें तक मिल सकती है। वहीं बीजेपी एक बार फिर से 100 का आंकड़ा ही पार करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में बीजेपी को 104 से 120 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। उधर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 18 से 26 सीटें जीत सकता है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।